Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 नवंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वॉल्विस बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको 3 अलग अलग चीज़ों के नाम दिए गए हैं, तो इन तीनों में से कहाँ कहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है ये आपने बताना है। यहाँ पे पहला है मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस, दूसरा है बैंकिंग ऑपरेशंस और तीसरा है पावर ग्रिड्स की कंट्रोलिंग में। तो बताओ यहाँ पर इन तीनों में से कहाँ कहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर 4 1 2 एंड 3, यानी तीनों ही जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल में मेंशन किया गया है म्यांमार के सिचुएशन के बारे में। आपको पता है कि म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि 2021 से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अभी 2023 आ चुका है, लेकिन लगातार म्यांमार के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। 2021 में क्या हुआ था, 2021 में 1 फरवरी को म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हुआ, यानी मिलिट्री को हुआ। वहाँ की मिलिट्री ने, वहाँ की आर्मी ने पूरे म्यांमार को कंट्रोल कर लिया। आज के समय पर कोई भी वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, कोई इलेक्शंस वगैरह कुछ नहीं है, केवल और केवल वहाँ की मिलिट्री पूरे म्यांमार को चला रही है। बीच में कई बार लोगों ने, यानी म्यांमार के लोकल लोगों ने ही प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जिनके ऊपर गोलियां वगैरह बरसाई गई। और मैं आपको बता दूं कंडीशन ऐसी हो चुकी है म्यांमार के अंदर में कि वहां की मिलिट्री अपने ही लोगों को मार रही है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मार दिया गया है, बहुत सारी डेथ के जो यहाँ पर नंबर्स है वो हमको नज़र आए। अब इसी दौरान दोस्तों यहाँ पे अभी परसों क्या होता है कि म्यांमार ने एयर स्ट्राइक हो चुकी है। अब म्यांमार की जनता मिलिट्री ने, क्योंकि वहाँ की जो मिलिट्री है ना, जो आर्मी है, उनका नाम है जनता, JUNTA, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, जो म्यांमार के अंदर में चिन स्टेट है, जैसे यहाँ पर भारत के अंदर में अलग अलग राज्य हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आप दोस्तों देख पाओगे म्यांमार के अंदर में एक स्टेट है चिन स्टेट। यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई, इतने ज़्यादा बम बरसाए गए जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी गई है और डर के मारे लगभग 5,000 से जो ज़्यादा लोग हैं वो इंडिया में घुस चुके हैं, स्पेशली मिज़ोरम में। ये आप लोग दोस्तों बॉर्डर देख पा रहे होंगे, इस बॉर्डर को बहुत क्लियरली देखना। एक बार मैं इसको क्लियरली ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। अब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये हो गया हमारा त्रिपुरा, इधर हो गया यहाँ पर ये मिज़ोरम, ठीक है। ये आप लोगों को दोस्तों मिज़ोरम दिख रहा होगा, इधर मणिपुर दिख रहा होगा। तो बोला यह जा रहा है कि जो चिन स्टेट में जब ये एयर स्ट्राइक हुआ तो यहाँ के जस्ट बिल्कुल पास में मिज़ोरम है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सीधा मिज़ोरम में घुस चुके हैं। और बोला जा रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर 5,000 से ज़्यादा जो म्यांमार नेशनल्स हैं वो इंडिया में आ चुके हैं इस पूरे के पूरे वॉर के दौरान, इस पूरे के पूरे क्लैशेस के दौरान। ये आप देख पाओगे लाइव मिनट का आर्टिकल है, सभी जगह पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है। ओवर 5,000 मणिपुर नेशनल टेक रेफ्यूज इन मिज़ोरम एज फ्रेश वायलेंस एरप्ट्स। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह से जो सेंटर और स्टेट है, यानी कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, इनके बीच में भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे जो म्यांमार के नेशनल्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट हैं, स्पेशली मिज़ोरम में प्रेजेंट हैं। अभी यहाँ पर और संख्या बढ़ चुकी है, फिर आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के साथ में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं हमारे लोकल पीपल के।
अभी वो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, आपको क्लियरली पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये आपको थोड़ा बहुत सिनेरियो समझ में आ गया होगा म्यांमार का एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने लिखित में, क्योंकि आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास में कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें यहाँ पर ये सारे का सारा डेटा मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये यहाँ पर आपको पता चल चुका है। ये फाइट्स के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि 2021 में म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हुआ। उस मिलिट्री कू की वजह से यहाँ पर मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया। लोगों ने प्रोटेस्ट करके यहाँ पे काफ़ी कोशिश की मिलिट्री के कंट्रोल को हटाने की। लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की कि हम अपने हिसाब से इलेक्शंस में वोट देकर अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बैठाना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स ये रही कि म्यांमार की मिलिट्री ने किसी की एक ना सुनी और सबके ऊपर यहाँ पे जो बॉम्बार्डिंग्स है वो अलग की, जो गन है वो और अलग चलाई, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की यहाँ पर डेथ भी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि म्यांमार के अंदर में जो चिन स्टेट है यहाँ पर ना अलग अलग छोटी छोटी जो बॉडीज़ हैं इन्होंने मिलकर एक पूरा ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को नाम दिया गया पीडीएफ। अब पीडीएफ का मतलब है यहाँ पर पीपल्स डिफेंस फोर्स। तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप तैयार हो गया दोस्तों, और ये ग्रुप कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री से लड़ने के लिए तैयार हुआ। इस ग्रुप ने म्यांमार की मिलिट्री पर अटैक भी किया। म्यांमार की मिलिट्री में नाक में दम हो गया कि ये लोग यहाँ पर अब हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दोस्तों ये ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि इससे पॉसिबिलिटी है कि म्यांमार को इतने हिस्से में तोड़ दिया जाए, म्यांमार के भी दो हिस्से हो जाएं। ऊपर वाला यहाँ पर जनता मिलिट्री के हाथ में होगा, जो वहाँ की मिलिट्री जिन्होंने कब्जा कर रखा है, और इधर ये जो पीडीएफ ग्रुप है ये इसको इस पर्टिकुलर एरिया को चला सकता है। ये हालात यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, बीच में यहाँ पर म्यांमार की जनता मिलिट्री ने इस चीन स्टेट पर अटैक कर दिया और एयर स्ट्राइक कर दी है। और इस एयर स्ट्राइक में यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर आप कह सकते हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी भेजे गए हैं। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 5000 लोग सीधा इंडिया में आ चुके हैं, स्पेशली मिज़ोरम के गाँव में बस चुके हैं। ठीक है, एक शरण ले चुके हैं वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए। अब इंडिया और म्यांमार का जब बॉर्डर आप देखते हो दोस्तों वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है। इस बॉर्डर को यहाँ पर अगर आप लोग एक अच्छे से नज़र मार के देखोगे तो ये जो मिज़ोरम है दोस्तों, मिज़ोरम के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मिज़ोरम के यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उनमें है यहाँ पर एक चंपाई, सियाहा, देन उसके बाद में लोंगतलाई, देन उसके बाद में है सरचिप, देन है यहाँ पर हनाथियाल, देन है साइतवल। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ में यहाँ पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट्स जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ में इंडिया का एक बहुत बड़ा बॉर्डर भी शेयर होता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, लगभग एक पूरा ही देश अपना एक बहुत बड़ी बाउंड्री को भारत के साथ में शेयर करता है। ये समझ गए। अब मैं आपको बता दूं कि देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है। कहोगे 5000 लोगों की तो बात है, थोड़े समय के लिए रख लेते हैं, वहाँ पे शांति हो जाएगी तो ये वापस चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि म्यांमार के जो नेशनल्स हैं, यानी म्यांमार के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी मिज़ोरम में पहले से ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये लड़ाई चल रही है 2021 से, और बीच में कई बार और भी डिस्प्यूट्स हुए थे दोस्तों। आपको पता होगा म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर भी रोहिंग्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको मार के भगाया गया था म्यांमार की मिलिट्री की साइड से। तो वो रोहिंग्या कम्युनिटी भी काफ़ी सारे लोग आज के समय पर इंडिया में है जो कि शरण लिए हुए हैं। ठीक है, उतना ही नहीं, उसके अलावा दोस्तों मिज़ोरम में ऑलरेडी, ध्यान रखना, मिज़ोरम में ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा म्यांमार के जो लोग हैं रह रहे थे। 5000 और आ गए इसमें, टोटल यही 11000 लोग हो गए जो कि मिज़ोरम में आज के समय पर प्रेजेंट हैं। टोटल 11000 लोग आज के समय पर हमारे मिज़ोरम में देखने को मिलेंगे जो कि म्यांमार के हैं। तो सिचुएशन मिज़ोरम में थोड़ी बिगड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक अनुमान यह है कि जब ये सब लोग यहाँ पे होंगे और वापस नहीं जाएंगे तो एक शरण लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ पे एरिया में बसने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच में, यानी कि जो मिज़ोरम के लोग हैं, ठीक है, और बाकी साथ में जो म्यांमार के लोग हैं, इनके बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। क्योंकि कई सारी जगह पर हम लोगों ने यह भी देखा है कि बाहर से जो एज अ रेफ्यूजी आते हैं, है ना, शरण लेने के जब इंडिया में आते हैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर वो इंडिया में ही अलग अलग चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं। ठीक है, हमारे लोकल एरिया, जिस एरिया में आके वो बसते हैं ना, उसी एरिया के जो लोग होते हैं जो पहले से वहाँ पे बसे होते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं कि अब हम यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दोस्तों वो पहले भी देखी जा चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसर्निंग सिचुएशन बन चुका है हमारी दोनों ही गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। समझ गए। बाकी म्यांमार में हो क्या रहा है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता चुका हूँ। समझ गए। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है म्यांमार के इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री। दोनों ही जीएस पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने अभी एक मिशन लॉन्च किया है
और वो जो मिशन है वो स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, जो यहाँ पर बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, एसटी कम्युनिटी है ना, इनमें कई सारे लोग और भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनको बराबर लाने के लिए, है ना, ये मिशन को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो हमारे पीएम मोदी है, उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। फिलहाल तो अभी आपको पता होगा कल 15 नवंबर था, और 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 15 नवंबर को पता होगा आपको, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी जो है ना, वो बिरसा मुंडा जी को ही यहाँ पर एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, स्पेशली 15 नवंबर 1875 में, समझ गए। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा कौन थे, इनके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और एस्पेक्ट है इस आर्टिकल के अंदर में। पीएम मोदी ने यहाँ पे ये बोला कि हमारे देश में टोटल 75 पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है उन ग्रुप्स के अंदर में, उनको हम पीवीटीजी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, इसमें भारत में टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं। हमारे देश में टोटल 75 पीवीटीजी हैं, ध्यान रखना, अभी डिटेल से ही बताऊंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पर ये वो ग्रुप्स हैं जिनके पास में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और जितनी भी पुरानी सरकारें आईं उन सब ने मिलकर यहाँ पे केवल इन पीवीटीजीज़ की काउंटिंग की है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि इन सभी लोगों को भी साथ में उठाया जाए, और इसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पीएम पीवीटीजी का इस्तेमाल किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। इस मिशन के तहत 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जाएगा, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, समझ गए। और ये आप देख पाओगे पीएम मोदी जी अभी झारखंड के अंदर हैं, और झारखंड में ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ है। और अब हमको जानना होगा कि ये पीवीटीजी होते क्या हैं। पहले पीवीटीजी के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स को कवर करेंगे, ठीक है। बस एक एक करके चीज़ों को यार सुनते हुए चलना, आपको मज़ा आएगा। आप लोग बस खाली ये आर्टिकल पर, ये जो स्क्रीन पर नीचे सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसको देखते हुए चलना। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके पीछे का डेटा ये है इंपॉर्टेंट। यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, इवन यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, कैसे पूछा गया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, समझ गए। चलिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ना, पीवीटीजी, स्टार्टिंग में जब ये ग्रुप बनाया गया था तो इसका नाम पीवीटीजी नहीं था, इसका नाम था पीटीजी, मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 1973 की बात है, देबार कमीशन ने इस प्रकार के ग्रुप को क्रिएट किया, एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई ऐसे ट्राइबल ग्रुपों की जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, जो कि लेस डेवलप्ड हैं, जिनमें बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, जो बहुत पीछे रह चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर एक ग्रुप को तैयार किया गया था। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती रही तो 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2006 में सरकार ने इसका नाम पीटीजी से बदलकर पीवीटीजी कर दिया, दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। फिर बात आती है 1975 की। 1975 में भारत सरकार ने ये स्टार्ट किया यहाँ पर ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि बहुत पीछे रह चुके हैं। और स्टार्टिंग में लगभग 52 ऐसे ग्रुप थे जिनको पीवीटीजी ग्रुप डिक्लेयर किया गया। फिर धीरे धीरे बढ़ के दोस्तों इसमें कुछ और ग्रुप्स और ऐड हुए, और आज के समय पर हमारे भारत में टोटल 75 यानी कि 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी हैं। तो आपसे पूछ जाए कि हमारे देश में कितने पीवीटीजी हैं, तो यहाँ पर 75 पीवीटीजी हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पर ये जो 75 ग्रुप्स हैं जो सबसे पीछे हैं आज के समय पर, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, इनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रुप हैं वो ओडिशा के अंदर में पाए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे हम पहचान करते हैं और कैसे यहाँ पर किसी ग्रुप को पीवीटीजी में ऐड किया जाता है, उसके पीछे के दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़, मान लो यहाँ पर कोई ऐसी जनजाति की पूरी ग्रुप है जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है या पॉपुलेशन एक जगह पर थम सी गई है, तो ऐसे ग्रुप को यहाँ पर पीवीटीजी ग्रुप का करार दिया जाता है। या जिस ग्रुप में लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको नहीं देखने को मिलेगी। या तीसरा यहाँ पर एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। इन्हीं सब फैक्टर्स के बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर किसी ग्रुप को पीवीटीजी ग्रुप का करार दिया जाता है। अब आप देखो यूपीएससी ने 2019 में सवाल किस तरीके से पूछा। सवाल ये था कि पीवीटीजी को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपने बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पीवीटीजी हैं ये हमारे 18 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है।
पढ़ते रहो, फिर उसके आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि तेज़ी से कम होने वाली जो पॉपुलेशन है, यह भी एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर किसी ग्रुप को पीवीटीजी में ऐड किया जाता है। कहोगे ये तो सही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें तो हम कन्फर्म हैं, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने इसे। ठीक है। तीसरा, हमारे पास में यानी हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी हैं। कहोगे ये तो गलत है, क्योंकि ये भी हमारे पास में कन्फर्म है कि भाई टोटल 75 पीवीटीजी हैं, ना कि 95। तो तीसरा वाला तो गलत है और दूसरा वाला सही है, इतना तो हमें कन्फर्म है। चौथा स्टेटमेंट, इरुलर और कोंडा रेडी ट्राइब्स, ये जो दो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, क्या इनको भी पीवीटीजी के लिस्ट में ऐड किया गया है? तो ये 4 स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपने नीचे सही उत्तर देना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ज़रा इसको देखना शुरू करो। अभी आपको पता है कि भैया इन तीनों में से एक गलत है, एक सही, बस खाली इतनी जानकारी है आपको कि भाई तीसरा वाला तो यहाँ पर गलत है, सीधा सीधा ये तो आपको पता है। अब थर्ड वाला गलत है तो यहीं पर मैटर खत्म हो जाता है। भाई ए वाले ऑप्शन में भी तीसरा दे रखा है तो ये तो गलत होना चाहिए, बी वाले में भी तीसरा दे रखा है, ये भी गलत होना चाहिए, डी वाले में भी तीसरा दे रखा है, ये भी गलत होना चाहिए। तो यहीं पर आपने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लिया होता। बचा कौन सा? सी वाला, यानी 1 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि आपका बाकी जो बचे हुए हैं इसको छोड़कर जो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों की तीनों सही है रिगार्डिंग पीवीटीजी। क्लियर हो गया? अब ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन था, यानी 2019 का। 2019 में ऐसे ऑप्शंस आते थे, लेकिन 2023 में ये ऑप्शन का जो सिनेरियो है पूरा चेंज कर दिया। अब जो है आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि हाँ भाई कितने स्टेटमेंट सही हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो अगर यही प्रश्न अगर 2023 में आता तो इसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते। फिलहाल देखते हैं कि जो अगला प्रीलिम्स है, क्या अगले प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक रहती है या ऐसी ये तुक्केबाजी वाले हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आता है, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल क्लियर हुआ ना? ये हमें मेन समझाना था, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर नहीं, अभी ना इसी आर्टिकल का एक पार्ट नंबर 2 बचा है। ये चीज़ें रिपीटेड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ नया है, ये सब कुछ रिपीटेड है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है बिरसा मुंडा, क्योंकि यहाँ पर बिरसा मुंडा जी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, इन्हीं की वजह से यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का जिक्र हुआ है। ट्राइबल कम्युनिटी के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर ये देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं, इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 में। ये जो पर्सन है ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू में, यानी कि झारखंड की हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये होती है कि जब बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करते हैं ना, तो इनको धरती आबा यानी फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जाने जाते हैं कि इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए लड़ाई लड़ी, स्पेशली अंग्रेज़ों से। ठीक है, जो अंग्रेज़ हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, इनके ऊपर जोर दिया कि भाई यहाँ पर ये क्या करें, जो ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, ज़मीन के अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन करें, वो राइट्स यहाँ पर उनको दिए जाएं, उनका हक दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। इतना ही नहीं दोस्तों, इनको बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे यहाँ पर इनको पता चला कि जो ये अंग्रेज़ है ये क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर में अपनी मिशनरीज चला रहे थे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, जो स्पेशली ट्राइबल्स पीपल हैं, है ना, उन ट्राइबल पीपल को क्रिश्चियनिटी के अंदर में कन्वर्ट किया जा रहा था, उनको ईसाई बनाया जा रहा था। तो इस कन्वर्जन के बारे में जैसे इनको पता चला, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और अपनी जो लड़ाई लड़नी है वो यहाँ पर शुरू की, एक पूरा विद्रोह कर डाला और मुंडा रेबिलियन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मुंडा रेबिलियन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है। इस पूरे विद्रोह की जो लीडिंग है वो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी ने ही की थी, स्पेशली रांची के अंदर में 1899 से लेकर 1900 के बीच में, यानी 1 साल पूरा यहाँ पर ये विद्रोह किया गया। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर में मेन मकसद यहाँ पर यही था कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी फेस कर रही है, सफ़र कर रही है, उन सारे सफरिंग्स से हमको आज़ाद करना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मुक्त करना। फॉर एग्जांपल जैसे अंग्रेज़ों की अलग अलग नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपने सिस्टम थे, ट्रेडिशन था, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को ये करने से रोकना। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे, ये कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें जब्त क्या कर रहे थे, उनकी ज़मीनें लिया कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, इसको रोकना। जो मिशनरीज़ हैं वो मिशनरीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर होता है उस कल्चर को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, उस कल्चर की आलोचना कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी लड़ना। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर उलगुलन और साथ ही साथ में ग्रेट तुमुल्त, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। और इस मूवमेंट के अंदर में यहाँ पर जो
मुंडा राज है, यानी कि जो बिरसा मुंडा जी हैं यहाँ पर ये मुंडा ट्राइब का जो राज है उसको एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का रेबिलियन, ऐसा रेबिलियन है जहाँ पर बिरसा मुंडा जी ने फोकस किया एक पूरी तरह से चेंज करने का, और जो खासकर मुंडा ट्राइब से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके हक दिलाने का। अब इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये अपनी लड़ाई लड़ते रह गए। बहुत सारी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी, अलग अलग जगह से लोगों के राइट्स को दिलाने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एट द लास्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो विद्रोह किया गया था, इस विद्रोह का कुछ बहुत फ़ायदा निकलता है। लेकिन दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन 3 मार्च 1900, 3 मार्च 1900 में जो बिरसा मुंडा जी हैं इनको ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ये सो रहे थे ट्राइबल ग्रुप के साथ में, दूसरे ट्राइबल जो गोरिल्ला आर्मी है जो सरप्राइज अटैक किया करती थी उनके साथ में सो रहे थे झारखंड में। वहीं पर इनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद में कुछ समय बाद खबर ये निकल कर आती है कि बिरसा मुंडा जी का देहांत हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है जेल में, क्योंकि इनको कॉलेरा हो चुका था, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इन्होंने जितने भी विद्रोह स्टार्ट किए थे, जो भी मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट्स का सारा असर खत्म हो गया। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेरा की वजह से जान गई थी या किसकी वजह से जान गई थी, ये समय ही बता सकता है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हो सकता है कोई और बात हो, बट बताया ये जाता है कि कॉलेरा हो गया था इनको जेल में, जिस चक्कर में इनकी जान चली गई है। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा मैटर है वो क्लियर हो चुका है, बिरसा मुंडा जी का कितना बड़ा योगदान रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को, उनके हक को वापस दिलाने में, ये भी आपने समझ लिया होगा। नाउ अब बात करते हैं यूपीएससी ने अगर कोई सवाल पूछा है यहाँ से तो किस तरीके से पूछा है। ये देखो 2020 का क्वेश्चन है। अब 2020 का कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन ये था, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के रेफरेंस में अगर हम देखें तो उलगुलन और ग्रेट तुमुल्त ये बेसिकली यहाँ पर कौन से इवेंट से बिलोंग करते हैं, है ना। ये जो है ये कौन से इवेंट से बिलोंग करता है? क्या ऑप्शन नंबर ए रिवोल्ट ऑफ 1857, या मपीला रेबिलियन 1921, या इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 और 60 के बीच में, या बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 और 1900 के बीच का? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट था दोस्तों, ये जो विद्रोह किया गया था वही यहाँ पर ये कहलाता है। समझ गए। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीछे का डेटा है उसका बैकग्राउंड डेटा है वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी भी एक बढ़िया चांस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली करंट नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे 2 आर्टिकल डिस्कस किए, है ना। अभी हमने यहाँ पर ये पीवीटीजी वाला आर्टिकल डिस्कस किया, बिरसा मुंडा डिस्कस किया। तो आपको पता है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। वो सारा का सारा जो डेटा है उसमें से क्या लिखें क्या ना लिखें, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने में टाइम बहुत जा रहा है, ये सारी परेशानियाँ लोग फेस करते हैं। तो उनका एक अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में दोस्तों जो भी बैकग्राउंड डेटा होता है, जो अभी आपको पढ़ाएगा स्क्रीन पर नीचे की साइड में, उस बैकग्राउंड डेटा का पूरा एक पर्टिकुलर पीडीएफ प्रोवाइड करवा के दिया जाता है। वो पीडीएफ बहुत सिंपल होता है, और अच्छी बात है कि वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी कि चाहो तो आप उस पीडीएफ का सीधा प्रिंट आउट निकलवा कर अपने डेस्क पर रखकर पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे सीधा आप अपने टैब में या फिर मोबाइल फ़ोन में कहीं पर भी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट सिक्योर है। तो कभी भी मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड करना हो कर सकते हो, आप डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हो। सारा एक्सेस आपको इस ग्रुप का मिल सकता है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, यानी कि अगर दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर इस ग्रुप को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। इस ग्रुप को परचेज़ करने का फ़ी अमाउंट क्या है? इसका अमाउंट है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है दोस्तों, इतना आप कहीं पर भी खर्च कर देते होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको गारंटी है कि हाँ आप ये जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ कुछ ही दिनों में आपका अमाउंट रिकवर हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि मतलब जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर एक आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। कोई भी इस प्रकार का मैसेज कर देना, आपको वहाँ पे रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि मुझे किस प्रकार से फ़ायदे होंगे इस ग्रुप में। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। समझ गए। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। चलिए वापस से ट्रैक पर आते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में बात की जा रही है FATF की जो टीम है,
यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कई बार आपने सुना होगा हमारे वीडियोज़ में। तो FATF की जो टीम है इंडिया के अंदर में दोस्तों, वो अभी यहाँ पर एक पूरा का पूरा रिव्यू करने वाली है। क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो पूरी टीम है ये भारत के अंदर है। भारत के अंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इन्वेस्टिगेट वगैरह करेगी। क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कि इंडिया में हम लोग यानी जो भारत है वो किस तरीके से अपने लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो FATF नाम की बॉडी है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम यह है कि दुनिया भर के अंदर में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करना FATF का है। सेकेंड, यहाँ पर क्या होता है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग। आतंकवाद ग्रो कैसे हो रहा है, आतंकवाद कैसे बढ़ रहा है? जब तक उनके पास पैसा नहीं जाएगा तब तक आतंकवाद कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो टेररिस्ट फंडिंग होती है दोस्तों, वो जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको लेकर कैसे हमारे लॉज एंड नियम्स कानून वगैरह काम कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पर ये देखेगा आकर FATF। तो FATF की मीटिंग इंडिया के अंदर में है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं भारत के लॉज, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को। इस वजह से ये न्यूज़ में है, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ एक ज़रिया है हमारे एक अल्टीमेट पॉइंट का। क्या आपको जानना है एग्जाम के लिए? FATF क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मेन रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वनडे एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ में UPSC के प्रीलिम्स में, कहीं पर भी आपकी सीधी हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कौन सी होती है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी वो बॉडी होती हैं जिसमें कई सारे देश इसका हिस्सा होते हैं और उन सभी देशों की सरकारें मिलकर काम कर रही होती हैं। समझ गए? इस बॉडी को बनाया गया था 1989 में, G7 समिट चल रहा था पेरिस में, उस दौरान बनाया गया। इस बॉडी का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना। अभी आपको बता चुका हूँ मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। समझ गए? अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उल्टा बता दिया था ना, शायद मैंने बोल दिया था वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना। नहीं, वो नहीं है। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग होती है दोस्तों। जो काला धन होता है ना, उसको यहाँ पर लीगलाइज दिखा देना कि हाँ यार मैंने सही तरीके से कमाया है, बट वो लीगल नहीं होता है। समझ गए? तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद से लड़ना, ये भी ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है इसको रोकना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे FATF का। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में लोकेटेड है, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। जब बात करते हैं मेंबर कंट्रीज़ की, तो दोस्तों FATF के अंदर टोटल 39 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने? 39 मेंबर्स। और दो अलग अलग संगठन भी हैं इसके, दो अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर हैं। और वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या भारत FATF का मेंबर है? बिल्कुल सही, इंडिया भी FATF का लंबे समय से एक मेंबर बना हुआ है। दोस्तों FATF ये जो बॉडी है ये दो लिस्ट को मेंटेन करके चलती है। एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। इस लिस्ट का मकसद क्या है? दोस्तों ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट इसलिए तैयार की गई है कि अगर कोई देश अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को अभी भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो इन जैसे देशों को पहले तो वार्निंग देना, और वार्निंग देने के लिए उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और तब भी अगर वो देश नहीं मानता है तो उसको उठाकर सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सवाल यह है कि ब्लैक लिस्ट में डालने से होगा क्या? होगा यह कि उस देश को अगर कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो कोई सपोर्ट नहीं मिल सकेगा, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। समझ गए? तो उस देश के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो दो लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो समझ में आ चुका है। ब्लैक लिस्ट में फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ईरान, नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। ये चेंज होते रहते हैं, कभी कोई कंट्री ऐड होती है, कभी कोई कंट्री बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। तो यह है FATF के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा जो कि आपको सीधा एग्जाम में हेल्प करेगा। अगला आर्टिकल आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। ये आर्टिकल नहीं, हमारा एडिटोरियल है। तो आज का एडिटोरियल नंबर 1 जो कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है, बात की जा रही है वाई आर IAS यानी UPSC कोचिंग सेंटर्स बीइंग प्रोब्ड बाय CCPA। दोस्तों एक बॉडी है CCPA, इसकी फुल फॉर्म ज़रा पहले जान लो। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है? कंज्यूमर्स यानी जैसे आप हो, मैं हूँ, है ना, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा करना, हमारे राइट्स का ध्यान रखने का ये काम करती है। तो इस CCPA ने अभी लगभग कह सकते हो कि 20 अलग अलग जो UPSC के कोचिंग सेंटर्स हैं दिल्ली के अंदर में, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। और मैं आपको बता दूं,
कि जो ये 20 संस्थानों के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन रखा है, इनमें से 4 संस्थान यानी कि 4 अलग अलग जो सेंटर्स हैं उन पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी जारी की है, 1 लाख रुपए का फाइन मारा है। रीज़न क्या है? ये कोचिंग सेंटर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं आज के समय पर। वो फ्रॉड किस प्रकार से दोस्तों, वो आज हम यहाँ पर इसी पूरे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो सीसीपीए बॉडी के बारे में अभी मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। उससे पहले ये जान लो, जो ये 20 अलग अलग आईएएस कोचिंग सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, चाहल एकेडमी है, इकरा आईएएस, राउस आईएएस स्टडी सर्कल और आईएएस बाबा। ये तो 4 वो हैं जिनके ऊपर फाइन मारा है सरकार ने 1 लाख रुपए का, कि भाई आप तो फाइन दोगे। और बाकी जो यहाँ पर जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे उनको बुलाया गया है, उनमें वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट है, केएसजी यानी खान स्टडी ग्रुप है, एप्टी प्लस है, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, बाइजूस आईएएस, अन अकेडमी, दृष्टि आईएएस, श्रीराम्स आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, एएलएस आईएएस, दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे के सारे आपको कोचिंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर में ये एक्शन लिया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये यहाँ पर यह है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ना, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्यों? अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो अभी क्या होगा, अभी मेंस का पेपर वगैरह ख़त्म हुआ, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पर यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो अगले दिन ही आप देख पाओगे सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में एडवर्टीज़मेंट की रेली लग जाएगी। सभी कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े ऐड आएंगे, पूरे पूरे पेज पर बड़े बड़े ऐड यहाँ पर इस तरीके से आएंगे कि भाई यहाँ पर ये सारे टॉपर्स जो कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। कोई यहाँ पर कोचिंग सेंटर बोलेगा कि हमारे यहाँ से इन 1000 में से या 800 में से 600 लोग पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ से 300 सिलेक्शंस हुए हैं, हमारे यहाँ से 700 सिलेक्शंस हुए हैं। इस तरीके की चीज़ें आएंगी। और आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि भाई मान लो जिसकी भी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा, उसका फ़ोटो हर एक कोचिंग सेंटर लगाएगा, वाजीराम वाले भी, ये भी, वो भी, कि भाई हमने भी यहाँ पर जो है इसको पास किया हुआ है, यानी ये जो एयर 1 है ये हमसे ही पढ़ा हुआ है, हमसे ही पढ़ा हुआ है, हमसे ही पढ़ा हुआ है या हमसे ही पढ़ा हुआ है। इस तरीके से आपको कई सारे कोचिंग सेंटर, मतलब आप ही कंफ्यूज हो जाओगे यार ये ऑल इंडिया रैंक 1 वाला पढ़ा कहाँ से, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई फ्रेशर होगा, हमारे साथ भी स्टार्टिंग में होता था कि भाई यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो चल रहा है ना दोस्तों सिस्टम, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से इस प्रकार के ऐड आते हैं। अगर मान लो कोई आज जो है यूपीएससी की लाइन में यानी कि एस्पिरेंट के तौर पर वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर रिसर्च करेगा, न्यूज़पेपर्स अगर देख रहा होगा तो उसको कई सारे ऐड दिखेंगे और दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर इस वाले कोचिंग से भी ऑल इंडिया रैंक 1 ने पढ़ाई करी है, इस वाले कोचिंग से भी की है, इस वाले कोचिंग से भी की है, इस वाले कोचिंग से भी की है। क्या उसने 4-4, 5-5 कोचिंग ज्वाइन कर रखे थे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बट ये कोचिंग वाले इसी तरीके से दिखाते हैं। और बात यहाँ पर केवल ये यूपीएससी की नहीं है, जो हमारी नीट के एग्जामिनेशन है, आईआईटी के एग्जामिनेशन है, सभी जगह पर एक गेम खेला जा रहा है। सभी कोचिंग वाले यहाँ पर एयर 1 को या कुछ कॉमन चीज़ों को दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता है यहाँ पर यह है कि वो जो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला व्यक्ति है ना, वो उन कोचिंग से पढ़ा हुआ नहीं होता है। ये खुद यहाँ पर सीसीपीए ने ये बोला कि ज़बरदस्ती का फालतू क्लेम किया गया है। बस होता क्या है दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी प्रिपरेशन कर ली, ठीक है भाई, ये समझो, क्योंकि आपको पता है भैया क्या है, यूपीएससी के अंदर में आपका एक तो प्रीलिम्स है और दूसरा यहाँ पर आपका मेंस है और तीसरा यहाँ पर आपका इंटरव्यू है। पहला स्टेज प्रीलिम्स, अब काफ़ी सारे लोगों का मान लो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, सीधा मेंस में पहुंचे, उनका मेंस भी क्लियर हो गया। जैसे ही मेंस क्लियर हो जाता है तो उनके इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। अब दोस्तों जब मेंस क्लियर हो जाता है ना इन लोगों का, अब तो ये तो पता ही कि भाई ये सीधा इंटरव्यू में जाने वाला है। मान लो यहाँ पर ये 3000 लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगे, इनमें से कोई 800, 900 या 1000 के आसपास यहाँ पर जो है यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं, जिसमें से आईएएस तो बहुत कम बनेंगे, है ना, 70-80 के आसपास बनेंगे, बाकी जो सर्विसेज बचती हैं उसके अंदर भी रहने वाला है, ठीक है। अब सपोज 3000 लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। अब हमको भी पता है, आपको भी पता है, हर एक व्यक्ति को पता है भाई इन 3000 में से ही बनकर आएंगे आईएएस, ठीक है। अब कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, जैसे ही मेंस क्लियर हो जाता है इन लोगों का, इन लोगों के लिए फ्री में मॉक इंटरव्यू रख दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स के, और वो मॉक इंटरव्यू इतने ज़्यादा वायरल है भाई, मिलियंस व्यूज़, उनके शॉर्ट्स के ऊपर करोड़ों व्यूज़ हैं, जिससे एस्पिरेंट्स यहाँ पर थोड़े बहुत कह सकते हो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेशर तो इवन ये भी समझ लेते हैं कि ये असली इंटरव्यू है, आईएएस का इंटरव्यू ऐसा होता है, ये कोचिंग ही यहाँ पर इंटरव्यू दिलवाती है, तो इस कोचिंग को ज्वाइन करना बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों में यहाँ पर जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है, उनमें ये भी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कोचिंग सेंटर है क्या करते हैं, मेंस क्लियर होने के बाद में सभी लोगों के लिए फ्री इंटरव्यू रख देते हैं। अब एस्पिरेंट्स ये जितने भी यहाँ पर जिन्होंने मेंस क्लियर किया है भाई, फ्री में मिल रहा है उनको मॉक इंटरव्यू, जगह जगह जाकर यहाँ पर वो मॉक इंटरव्यू दिए आते हैं सभी कोचिंग सेंटर में।
उनको क्या पता यार उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, पता होता है ऑब्वियस सी बात है। वो यहाँ पर कैमरा लग जाता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फिर अब रिकॉर्ड करके सारा डेटा रख लिया गया कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से। अब जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जैसे ही पता चला ये एयर 1, ये एयर 2, जिन जिन की रैंक आई है, फटाफट यहाँ पे उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको एडिट करके अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर में। लो भाई, ये हमसे पढ़कर गया है, हमारे यहाँ इंटरव्यू देके गया है। तो क्या था ये? मॉक इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे लोग अपने न्यूज़पेपर के अंदर में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं वहाँ पे क्या दिखा देते हैं? हमसे पढ़ा हुआ है ये। तो भाई यहाँ पर जो CCPA है, इसी वजह से इन सभी कोचिंगों की उन्होंने लताड़ लगाई है और बोला है कि भाई चलो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे आपके ऊपर। दोस्तों, खान स्टडी ग्रुप ने तो इतना क्लेम कर दिया कि 933 सेलेक्टेड लोगों में से 682 इनके यहाँ से क्लियर करें। ठीक है, मतलब कि इतने ज़्यादा सिलेक्शन, मतलब कि 700 सिलेक्शन ये एक साल में दे रहे हैं और यूपीएससी में खुद सिलेक्शन 800-900 के आसपास हो रहे हैं। इकरा IAS, भाई इनका तो गेम ही अलग है। इकरा IAS को यहाँ पर इनके ऊपर तो 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी मारा है। फ़ाइन क्यों मारा है? क्योंकि दोस्तों इकरा IAS के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि भाई यहाँ पर इन्होंने ना ऐसे टॉपर्स को बोला है, मतलब कि ऐसे लोगों को टॉपर्स दिखाया है जो कि बहुत पहले के हैं, उन टॉपर्स के ऊपर एक क्लेम करते हैं। और दोस्तों तारीख वो है कि उस समय पर इकरा IAS बना भी नहीं था, ये कोचिंग संस्थान था ही नहीं, उससे पहले के टॉपर्स हैं। तो भाई आप उन टॉपर्स को कैसे क्लेम कर सकते हो? आपका कोचिंग तो बाद में बनकर आया है। इस वजह से इनके ऊपर ही फाइन मारा गया, समझ गए? तो ये इन 20 में से 4 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें एक हाई पेनल्टी चार्ज की गई है, लाख रुपए की। क्लियर हो गया? तभी तो आप देखते हो काफ़ी सारी जगह पर भाई एक बार मेंस क्लियर कर लो, आपका खाना पानी बिल्कुल सब कुछ हम करेंगे, ये बोलता है ना इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि आपका यूज़ होने वाला है बाद में बहुत तगड़ा वाला। आपका सारा खर्चा वो उठा रहे हैं, आपको बड़े बड़े गिफ्ट्स देंगे, बस खाली आप यहाँ पर अपना क्लियर कर लो यूपीएससी। जैसे ही आपने क्लियर किया नहीं, आपका फ़ोटो वो कोचिंग वाला सबसे पहले दिखाएगा, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ ये। और क्या होगा? दूसरे बच्चे उसको देख कर, हाँ यार ये कोचिंग बढ़िया है, एयर 1 यहाँ से निकल रहा है। पेरेंट्स भी यहाँ पर कहेंगे कि हाँ यार जब यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं तो आप एडमिशन ले लो यहाँ पर। लाख रुपये बच्चा यहाँ पे लाखों रुपये दे के उसमें एडमिशन ले लेगा। और कुछ बच्चे ही ऐड हो जाएंगे, अगर कुछ बच्चे ही आ गए तो यहाँ पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टर्नओवर, इनका जो रेवेन्यू होता है वो दोस्तों करोड़ों में पहुँच जाता है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज के समय पर मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिलेंगे, ये अगर छोटा इंस्टीट्यूट भी है ना, उनका टर्नओवर भी करोड़ में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? यही काम किया जा रहा है, समझ गए? तो ये जो फेक एडवर्टीजमेंट है, ये जो फॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया है CCPA ने। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब हम जानते हैं कि आखिरकार CCPA क्या है और किस तरीके से ये अपना वर्क करता है। CCPA दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये ना एक रेगुलेटरी बॉडी है। इस बॉडी को 2020 में बनाया गया था और इसका मेन काम क्या है, मतलब कैसे बनाया गया? दोस्तों हमारे पास में ना एक पूरा कानून है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 का ये जो लॉ है, ये हमारे कंज्यूमर्स को, आपको और हमारी सुरक्षा करने के, हमारे राइट्स के बारे में बात करता है कि भाई हमें कोई चूना न लगा के जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक्ट काम करता है। तो इसके प्रावधानों के बेसिस पर ही जो CCPA है, इस पूरे पर्टिकुलर बॉडी को तैयार किया गया। ये जो बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है। सिंपल सी बात ध्यान रखना। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक चीफ कमिश्नर होते हैं, इसके हेड होते हैं, बाकी 2 और दूसरे कमिश्नर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स कहलाते हैं। जो CCPA है, इसका एक इन्वेस्टिगेशन पूरा विंग भी होता है जो कि जगह जगह पर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है। उस इन्वेस्टिगेशन विंग को हेड करते हैं उसके डायरेक्टर जनरल, समझ गए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी पावर्स होती हैं। उनके पास में भी पावर है कि भाई यहाँ पर मान लो कोई कंप्लेंट आई है कंज्यूमर की साइड से कि उनके साथ में कुछ घोटाला हुआ है ना, किसी ने यहाँ पर कोई गलत एडवर्टीजमेंट दिखाकर उनको गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया, तो इस प्रकार की कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी पावर आ जाती है इस CCPA के माध्यम से। तो CCPA जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा यहाँ पर बॉडी है, इसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या है कि भाई जहाँ जहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स के, ये जो ग्राहक के हक हैं, जो राइट्स हैं, उनका जहाँ जहाँ पर उल्लंघन होगा, जहाँ जहाँ पर वायलेशंस होगा, उन मैटर के अंदर में इन्वेस्टिगेट करना। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर उनके साथ में कुछ दिक्कतें, गलत हो रहा होगा, है ना, जो व्यापार है, कुछ कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई दुकानदार है, वो फॉल्स क्लेम करके यहाँ पर कोई और ज़बरदस्ती कोई बेकार प्रोडक्ट पकड़ा रहा होगा, तो ये कंज्यूमर राइट्स अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट करता है दोस्तों, तो उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने का काम है इस बॉडी का। और मान लो यहाँ पर इस बॉडी ने भी पकड़ लिया कि हाँ भाई ये बहुत बड़े घोटाले कर रहा है,
ये ना ज़बरदस्ती के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है और लोगों को चूना लगा रहा है। तो इस बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो भी बिजनेस होगा उस पर 10 लाख रुपए का ये पेनल्टी जारी किया जा सकता है और उस व्यक्ति को यहाँ पर जेल भी में भी डाला जा सकता है 2 साल के लिए। और अगर वो फिर भी नहीं मानता है, आगे ये काम फिर भी करता रहता है, तो वो जो पेनल्टी है वो 50 लाख रुपए तक पहुँच सकती है और यहाँ पे 5 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये बात दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है। समझ गए? अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। ये जो एक्ट है इसका मेन काम क्या है कि एक पर्सन जो कि यहाँ पर सामान यानी गुड्स को परचेस कर रहा है, कोई सर्विसेज यहाँ पर दे रहा है, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पर उसको टैकल करना, या फिर उसके साथ में कोई फेक एडवर्टीजमेंट करके उसको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर उस कंप्लेंट को भी देखने का काम करता है CCPA। समझ गए? कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से यहाँ पर उसको हैंडल कर सकते हो। दोस्तों आपको पता है ये कोचिंग का मार्केट कितना बड़ा है? मैं आपको ये बताता हूँ। पुणे बेस्ड कंसल्टेंसी इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च LLP, ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि साल 2030 तक 2030 तक जो इंडिया में कोचिंग क्लास का मार्केट है वो 1.79 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, या फिर कह सकते हो कि 1,80,00,000 करोड़ के पार यहाँ पे पहुँचने वाला है ये मार्केट। इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट आपको ये देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो एडिटोरियल है इसके ऊपर बेसिस पर आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है, तो बहुत अच्छे से आपने इस वाले एडिटोरियल को सुनना है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा, अच्छे से सुनकर एक बढ़िया सा आंसर भी लिखना है। तो दोस्तों बात यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रही है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा हमारे सरकार ने कुछ जो जैसे इंडियन पिनल कोड वगैरह है इसके अंदर में कुछ बदलाव करा है। IPC को हम रिप्लेस करेंगे किससे? भारतीय न्याय संहिता से, BNS से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नए लॉज लेकर आए जा रहे हैं ना, उनमें डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने की बात नहीं की गई है। ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड, आपको पता होगा जो सज़ा दी जाती है, मान लो कोई केस हुआ है, कोई क्राइम किसी ने किया है, अपराध किया है, तो वो अगर कोर्ट में कोई केस चला और वो एक बहुत ही घिनौना अपराध है तो उसमें उस व्यक्ति को उम्र कैद हो सकती है, और उम्र कैद से भी बढ़कर यहाँ पर क्या हो सकता है, उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, सीधा फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है ना, जो डेथ पेनल्टी होता है, ये डेथ पेनल्टी बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। मैं आपको बता दूं आज के समय पर जो हमारे देश में डेथ पेनल्टी दी जा रही है वो बहुत कम दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहता। ठीक है, तो हमें डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से एबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो डेथ पेनल्टी को अगर हम लोग ख़त्म कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, तो इसके लिए हमें हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर भी एक पूरा का पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसा राइटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं है। क्योंकि अगर आप साल 2007 से लेकर साल 2022 तक देखोगे दोस्तों, साल 2007 से साल 2022 के बीच में केवल और केवल 7 ही लोगों को ये उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा दी गई है। समझ गए? तो ज़्यादातर ये जो 7 केसेस थे ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस थे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। बहुत ही मुश्किल से ऐसे इतने घिनौने केस निकल कर आते हैं, ऐसे केसेस में 7 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो उम्र कैद की सज़ा है वो ज़्यादा बेटर है डेथ पेनल्टी से, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो वो कैदी है उसको एक मौका मिलता है यहाँ पर सुधरने का। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो हमें यहाँ पर ये बदलाव करना होगा, इस तरीके से यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पर डेथ से ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान की जो ज़िंदगी है उसको यहाँ पर बचा के रखा जा सके, उसको सुधार दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताता हूँ, ये आपने देखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेशली यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो डेथ पेनल्टी क्या होती है दोस्तों? डेथ पेनल्टी को हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, यानी मृत्युदंड, एक इंसान को सीधा यहाँ पर फांसी की सज़ा सुना देना। ठीक है, ये अभी तक एक हाईएस्ट पेनल्टी है। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है भाई? मृत्युदंड से बड़ी सज़ा कौन सी हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये मृत्युदंड कब सुनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में, ऐसे मुद्दे जो कि मर्डर का मुद्दा निकल कर आया है, रेप का मुद्दा निकल कर आया है ना, तो ऐसे मुद्दे में यहाँ पर दोस्तों डेथ की जो पेनल्टी है वो दी जाती है। और बोला यह जाता है कि मान लो अगर कोई घिनौना क्राइम किया है किसी ने तो उसके लिए एक इफेक्टिव पनिशमेंट है, सही है, एक सूटेबल पनिशमेंट है ना। ये यहाँ पर अगर किसी ने घिनौना क्राइम किया है तो उसको मृत्युदंड होना ही चाहिए, अगर किसी ने रेप किया है तो उसको मृत्युदंड होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसको अपोज करते हैं,
कुछ लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, अगर आप देखोगे इंटरनेट पर तो लोग बटे हुए हैं। आप में भी कई सारे लोग सोचते होंगे कि जो डेथ पेनल्टी है वो सही है, और काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि डेथ पेनल्टी सही नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपसे मैं पूछूंगा बाद में। तो दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि जो लोग यहाँ पर इसके खिलाफ हैं उनका कहना यह है, ये बेसिकली यहाँ पर एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ठीक है, ये मानवता नहीं है, आप यहाँ पर किसी की जान ले रहे हो। तो ये जो डेथ पेनल्टी है हमेशा से ही दोस्तों एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं, और लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर ये जो डेथ पेनल्टी है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसका फेवर करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि हाँ होना चाहिए मृत्युदंड। अब पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग फेवर में हैं। जो लोग फेवर में हैं वो इसमें क्या बोलते हैं, क्या है उनके कहने, क्यों यहाँ पर वो डेथ पेनल्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ उन लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पे रेट्रीब्यूशन होता है, यानी कि रेट्रीब्यूशन का मतलब है कि भाई जो लोग जो डिज़र्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। किसी ने यहाँ पर अगर इस तरीके से घिनौना क्राइम किया है, स्पेशली अगर रेप किया है, तो उसको यहाँ पर ये डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। समझ गए। दूसरा यहाँ पे लोगों का कहना है डेटरेंस, कि जो ये कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि जो डेथ पेनल्टी है दोस्तों, इस डेथ पेनल्टी को देने से स्पेशली यहाँ पर जो पीड़ित था जिसके साथ में अपराध हुआ है उसके परिवार को बहुत शांति मिलती है। नहीं तो फिर यहाँ पर वो जो विक्टिम की फैमिली है ना दोस्तों, वो तड़पती रहती है कि भाई यहाँ पर हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ में ऐसा क्राइम हुआ और क्राइम करने वाला जो इंसान है वो अभी भी जीवित है। समझ गए। तो विक्टिम की जो फैमिली है वो जस्टिस मांगने के लिए वो खुद डिमांड करती है कि हाँ भाई यहाँ पर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। दूसरी तरीके से यहाँ पर ऐसे तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया। अब काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं, यानी डेथ पेनल्टी के खिलाफ, मृत्युदंड के खिलाफ। क्यों? अब पहली चीज़ यहाँ पर उनका आर्गूमेंट क्या है? पहला यहाँ पर उनका कहना है कि डेटरेंस इनइफेक्टिव, मतलब यह है कि जो ये मृत्युदंड है ना, ये यहाँ पर किसी काम का नहीं है। क्यों? मृत्युदंड तो बहुत पहले से दिया जा रहा है ना, तो क्या रेप रुक गए? नहीं रुके। इफ स्पेशली यहाँ पर जो ब्रुटैलिटी, जो निर्दयता है रेप में, वो और ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई है। तो क्या आप सोच रहे हो कि डेथ पेनल्टी से यहाँ पे क्राइम कम होगा? नहीं होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर उनका यह है कहना, इसलिए यहाँ पे डेथ पेनल्टी से क्राइम कम नहीं हो रहा है, तो डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, ये यहाँ पर कहना है। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट। लोगों का कहना यहाँ पर यह कि कई बार यहाँ पे फालतू और फेक लॉज के माध्यम से, यानी कि फेक इल्ज़ाम के माध्यम से किसी इनोसेंट व्यक्ति को भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर हम डेथ पेनल्टी को रखते हैं तो कभी भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई मासूम व्यक्ति, उसको भी यहाँ पर ये मौत की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम है, जजेस हैं, उनसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग अपोज करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक बॉडी है, उसका यहाँ पर कहना है कि जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन जस्टिस की, ठीक है, तो जो इनोसेंट, जो मासूम लोग हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी ना हो, इसलिए डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। और ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेथ पेनल्टी को अपने देश से पूरी तरह से हटा दिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर लोग वो हैं जो कि डेथ पेनल्टी के पूरी तरह से अगेंस्ट में हैं। अब डेथ पेनल्टी की स्थिति भारत में क्या है, ज़रा थोड़ा सा ये जान लेते हैं दोस्तों। जो डेथ पेनल्टी है ना, ये ना मतलब उम्र कैद के बाद में जो सबसे बड़ी सज़ा है वो यहाँ पर आपकी डेथ पेनल्टी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसको लेकर कई सारे जो हमारे लॉज हैं उसके अंदर में अमेंडमेंट करे गए हैं, वो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, कुछ स्पेशल खास चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। इंडिया में जो यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, उस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भारत देश में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से, मतलब 700 या 720 के आसपास एग्जीक्यूशन, यानी इतने ही लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई है। तो डेथ पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को अभी तक दी गई है। ठीक है, इससे अच्छा यह है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सके, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी जा सके। ये बात यहाँ पे कहा गया है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कुछ अपने खुद के जजमेंट्स हैं डेथ पेनल्टी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या बोलती है ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक केस हुआ था 1973 में, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 को सपोर्ट किया। आर्टिकल 21 जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार देता है। तो एक तरफ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो प्रॉपर एविडेंस के साथ में प्रॉपर ट्रायल होता है, सब कुछ हमको पता चल जाता है और हम ये देखते हैं कि बिल्कुल वो अपराधी है व्यक्ति, और तब उसको सज़ा देना, तब उसको डेथ पेनल्टी देना, ये हमारा असंवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल लीगल होगा, उसको यहाँ पर उसको कर्मों की सज़ा मिली है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो हवाला है ये भी दिया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो डेथ पेनल्टी है ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी अपराधी के लिए। लास्ट ऑप्शन उस केस में जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि ऐसा केस ना ही नज़र आता हो, जब यहाँ पर एक मर्डर किया जाए,
बहुत ही ब्रूटल तरीके से, या रेप किया जाए ब्रूटल तरीके से, तो उस केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। नाउ अब डेथ पेनल्टी को देखते हुए आपके क्या है पूरे सजेशन आपने यहाँ पर देना है, और आज का ये जो मेंस का क्वेश्चन है इसी के अंदर अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द डेथ पेनल्टी इज नॉट अबाउट वेदर पीपल डिजर्व टू डाई फॉर द क्राइम्स दे कमिट। जो ये डेथ पेनल्टी है, जो मृत्यु दंड है, इसका मतलब केवल यही नहीं है कि हाँ भाई एक इंसान ने जो क्राइम किया है उसके लिए यहाँ पर इसको ये मृत्युदंड मिलना चाहिए। जो एक हकीकत का जो क्वेश्चन उठता है डेथ पेनल्टी को लेकर हमारे देश में, वो ये है, क्या वाकई में क्या हम हत्या के लायक हैं? क्या यहाँ पर वाकई में डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? अगर आप इसके फेवर में हो तो सारे पॉइंट फेवर में लिखना, अगेंस्ट में हो तो सारे पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखना, लेकिन पहले बता देना कि हाँ मैं फेवर में हूँ या मैं अगेंस्ट में हूँ। समझ में? तो अपना तर्क आपने देना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। मृत्युदंड का मतलब यह नहीं है कि लोग अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए मरने के लायक हैं या नहीं। इस देश में मृत्युदंड का असली सवाल यह है कि क्या हम वाकई में हत्या के लायक हैं? अपना तर्क दें। 150 शब्दों में आंसर लिखना है, 250 शब्दों में नहीं, ठीक है, 150 शब्दों में, बहुत छोटा आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आप जैसे फुल फॉर्म लिखोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ अभी है नहीं। वैसे हाँ बिल्कुल खास है हमारे लिए। तो भारत अभी 200 जीत चुका है सेमीफाइनल। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का सेमीफाइनल था, तो इस सेमीफाइनल को भारत ने जीता है और इंडिया आज के समय पर क्रिकेट में वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। एक भी मैच भारत इस बार नहीं हारा है। अब फाइनली यहाँ पर 19 नवंबर को एक फ़ाइनल होने वाला है। अब वो फाइनल के पीछे का जो डिसीजन है वो आज का मैच डिसाइड करेगा। अब फाइनल के लिए भारत तो क्वालिफाई कर चुका है, भारत तो फाइनल में आ चुका है। दूसरी टीम कौन सी होगी, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, वो आज डिसाइड होगा, क्योंकि आज मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इनमें से जो भी टीम जीतती है वो फिर भारत के साथ में फाइनल खेलेगी। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर इंडिया ही फाइनल जीतना चाहिए और भारत ही जीतेगा। कल के मैच में विराट कोहली का परफॉर्मेंस, कल के मैच में काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें हुई हैं। मोहम्मद शमी बहुत सारे विकेट लिए इन्होंने। ठीक है, श्रेयस अय्यर, साथ ही साथ में यहाँ पर विराट कोहली का जो 50th ये जो सेंचुरी है, ओडीआई सेंचुरी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी सचिन तेंदुलकर जी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर विराट कोहली ने अभी ब्रेक किया है। बाकी कल का जो मैच उसमें शुभमन गिल का भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने मैच नहीं देखा है, मैं तो खैर आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो आर्टिकल में मेंशन किया गया है। समझ गए? चलो अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इन तीनों चीज़ों में से किन किन जगह पर हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो वो तीनों ही जगह हैं भाई, मोबाइल फ़ोन हो, चाहे बैंकिंग ऑपरेशंस हो, चाहे वो पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करना हो, सभी जगह पर जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और, जो लास्ट में हमारा एक और आर्टिकल है ना, ये एडिटोरियल है, ये दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है। अब आपको पता है इन्फ्लेशन में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, रटा चुका हूँ। अक्टूबर के महीने में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई नजर आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे अब की बार जो अक्टूबर का इन्फ्लेशन है वो 4.87% के आसपास देखने को मिला। आपको पता होगा जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है महंगाई को कंट्रोल करने का, वो यहाँ पर 4+-2 का टारगेट दोस्तों हम रखते हैं। 4+-2 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगाई है वो 6% होनी चाहिए और कम से कम 2% होनी चाहिए। 2% से कम ना हो और 6% से ज़्यादा ना हो, ये हमारे एक स्पेशल फोकस होता है। तो इसी के बीच में यहाँ पर जो महंगाई है वो अब की बार सेट हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो ये महंगाई है ये 6% से ऊपर चल रही थी। एक अल्टीमेट इन्फ्लेशन हमारे देश में देखने को मिल रहा था, बट पिछले महीने थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारा फूड प्राइस का प्रेशर है, जो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई आपको देखने को मिलेंगी। उसका अभी भी जो रिस्क है वो एक बना हुआ हमको नज़र आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।